हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एमसीक्यू। ज़रा तो चैनल पर जुड़ रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं एमसीक्यूज़ ऑन वेरियस टॉपिक्स। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स, वेरियस सब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। तो जो हमारा आज जो सीरीज चल रही है दैट इज़ एमसीक्यूज़ ऑन एनवायरमेंटल साइंस, और जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी द एमसीक्यूज़ ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड एंड पीवाईक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक दूसरी वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाके वो चेक करेंगे, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं वो वीडियोस आपके लिए। अगर आप एसएसबी, एसएससी, पीएससी और या किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस यूट्यूब चैनल विल श्योरली हेल्प यू अलॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास पेन कॉपी रखिए, 5 सेकंड्स आपको मिलेंगे पर क्वेश्चन, तो अपने हिसाब से आंसर दीजिए। फिर लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने करेक्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, आपको पता है कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी इज़ द डाइवर्सिटी अमंग लिविंग फॉर्म्स तो दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो ये आप इंट्रोडक्शन मैं ज़्यादातर नहीं पढ़ने वाला हूँ इसमें, क्योंकि आप खुद भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 3 टाइप ऑफ लेवल्स होती है। एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। याद रखेंगे ये 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी है। तो अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करेंगे, ये एक ऐसी डाइवर्सिटी होती है दैट ऑकर्स विथ इन द जीन्स ऑफ ए स्पीशीज़, और स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है जो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में हो। एंड इकोसिस्टम diversity occurs at a very high rate, and it's actually the variety of ecosystems कितने प्रेजेंट हैं अर्थ में, क्योंकि अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आपको मिलेंगे। तो यही इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। इंपॉर्टेंस, इकोसिस्टम बेनिफिट, इकोनॉमी बेनिफिट्स, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, कल्चरल सिग्निफिकेंस, इकोलॉजिकल सर्विसेज। तो ये ईजी है। थ्रेट्स आपको भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं कभी। तो मेजर थ्रेट जो है दैट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड इनवेसिव स्पीशीज़। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स अगर यहाँ पे देखेंगे तो नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्वायर्स एंड पब्लिक इवेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और we should focus on sustainable practice in order to reduce the rate of degradation and in order to reduce the loss of biodiversity. तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। तो क्वेश्चन दिया है बायोडाइवर्सिटी मीन्स। आपको सिंपली यहाँ पे एक डिफिनेशन बतानी है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ 10 सेकंड में एक क्वेश्चन होने वाला है। तो ऑप्शन में पहले पढ़ता हूँ। ऑप्शन 1 यहाँ पे दिया है डाइवर्सिटी, डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन। ऑप्शन बी इज डाइवर्स काइंड्स ऑफ एनिमल्स। सी ऑप्शन इज डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है दैट इज डाइवर्स काइंड्स ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जल्दी से बताइए आराम से क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर रीजन। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, फ्लोरा फाना, माइक्रोऑर्गेनिज्म एक किसी जगह पे पाए जाएंगे तो उसको वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। क्वेश्चन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज। बायोडाइवर्सिटी का मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या होता है, यानी कि हम व्हाट इज द मैन वी कैन से ब्लूप्रिंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बेस क्या है इसका। ऑप्शन इज आपके पास फूड, ऑप्शन बी ड्रग, सी इज इंडस्ट्रियल यूज एंड लास्ट ऑप्शन दिया है मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम्स। तो जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी, क्या लग रहा है आपको। तो बताइए ए, बी, सी या डी। 5 सेकंड्स आपके पास, आराम से देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बेसिक है। तो ऑप्शन डी मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू। आपको बताना है कि जो बायोडाइवर्सिटी, अगर हम आज के दौर की बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी की जो डिग्रेडेशन है दैट इज हैपनिंग एट अ वेरी ट्रेमेंडस रेट। तो आपको बताना है कि ये डिस्ट्रक्शन क्यों हो रही है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए the lack of natural habitats of the organism, environmental pollution, C is destruction of forests and last is all of the above। बताइए क्या लग रहा है आपको, ए, बी, सी या डी, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दी एबो, इनमें से हर एक चीज़। लेकिन अगर आपको प्राइमरी कहा जाएगा, कहीं क्वेश्चन ये भी होते हैं कि व्हाट इज़ द मेन काज, तो आप उसमें याद रखेंगे हैबिटेट लॉस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आप याद रखेंगे प्राइमरी काज। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था इसमें हर एक काज रेस्पॉन्सिबल था फॉर द डिग्रेडेशन, लेकिन अगर आपको प्राइमरी को ये बताए जो मेन काज है दैट इज हैबिटेट लॉस। ऑप्शन अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटीज, ये हमने शायद नहीं इससे पहले भी ऊपर ही डिस्कस किया था, लेकिन एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बता रहा आपको मेन रीजन क्या है, डिक्रीज क्यों हो रही है बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन इज आपके पास हैबिटेट पोल्यूशन, ऑप्शन बी इज introduction of exotic species, C is over exploitation and last is natural habitat destruction। बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए बी सी या डी। देखिए क्वेश्चन का आराम से आप आंसर लिखिए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ऊपर भी ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डज दिस इन सिटू वर्ड मीन। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी को हम दो तरीकों से कंजर्व करते हैं। एक आता है इन सिटू एंड सेकंड इज एक्स सिटू। तो इन सिटू की अगर हम बात करेंगे ये आप याद रखेंगे ऑन साइट, और एक्स सिटू मीन्स ऑफ साइट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो इन सिटू में क्या क्या आते हैं याद रखेंगे आप। एक नेशनल पार्क्स, एक मिनट में आपको ये रैप करता हूँ पहले। एक नेशनल पार्क आती है इसमें, बायोस्फीयर रिजर्वायर्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। याद रखेंगे दीज ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज meant for conserving species on site. And what comes under the ex situ conservation strategy, it includes ex situ includes, you should remember this, that is sacred groves. Okay, and second point is you mean botanical gardens, or भी crop preservation, seed banks, these all are included in the ex situ conservation strategy. You should remember this, क्योंकि कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि what does this in situ and ex situ mean। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आप ये आप आराम से कर सकते हैं। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। याद रखेंगे यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वहाँ पे डायरेक्ट स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा ताकि आप गलती कर बैठें। क्योंकि कभी कभार हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं, द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल, क्योंकि ये नॉट हम भूल ही जाते हैं, वी फॉरगेट दिस नॉट, बट ये नॉट एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में नहीं आता है। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए इज बायोस्फीयर रिजर्वायर, एंड ऑप्शन बी इज बॉटनिकल गार्डन, ऑप्शन सी इज नेशनल पार्क, एंड लास्ट इज सैक्रेड ग्रोव्स। बताइए ए बी सी यानी जल्द से कोट कीजिए अपनी जगह पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉटनिकल गार्डन। एज ऑलरेडी स्टेटेड एंड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट बॉटनिकल गार्डन कम्स अंडर इन एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी कब ऑब्जर्व करते हैं, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज मार्च 22, मई 22, जून 23 एंड अप्रैल 16। अगर हम इन्वायरमेंट रिलेटेड डेज याद रखेंगे तो याद रखेंगे आप, इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को। उसके बाद आप याद रखेंगे ओजोन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 16 सितंबर। और वाइल्ड लाइफ वीक हम ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि बायोडाइवर्सिटी कब हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, दैट इज मई 22। तो याद रखेंगे 22 मई हम ऑब्जर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे में जो होता है एक थीम होता है, हर एक ईयर के लिए एक डिफरेंट थीम होता है। तो आप मुझे 2022 और 2023 का क्या थीम रहा है इसका, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ओके, सो लेट अस proceed further. So question number 7 here is, let me first read this question. Question is, which of the following is considered a hotspot of biodiversity in India?
You know what actually hotspot is? If you know this, then that is good, but I will try to explain this as well. तो hotspots क्या होते हैं? Hotspots एक ऐसे we can say कि एक richest biodiversity zones होते हैं। तो इनमें क्राइटेरिया बहुत होती है कि हम किसी एरिया को ऐसे हॉटस्पॉट बताते हैं जब वहाँ पे जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है दैट इज़ अराउंड 30%, ओके, या वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन अराउंड 30% ऑलरेडी प्रेजेंट है। और भी बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज अराउंड 1500 वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए, तो उसी जगह को हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं। अब आपको बताना है यहाँ पे इंडिया, इन चारों में से इंडिया का कौन सा हॉटस्पॉट है? वी ऑल नो इंडिया हैज़ 4 हॉटस्पॉट्स एंड वर्ल्ड हैज़ 36 हॉटस्पॉट्स। तो इंडिया में कौन कौन सा हॉटस्पॉट है? तो बताइए जल्दी से क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक ही इनमें से आंसर होगा। तो देखते हैं क्या है। इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ वेस्टर्न घाट्स। याद रखेंगे, वेस्टर्न घाट्स, सुंदरलैंड, इंडो बर्मा एंड हिमालय, दीज 4 आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन दिया है, इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर। इंडिया का जो एम है, एक टारगेट रखा है कि जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर, किस ईयर तक जो लैंड डिग्रेडेशन जो अभी हो रही है, दैट द लैंड इज डिग्रेडेड एट ए वेरी रैपिड रेट, तो उसको कम करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको ज़ीरो करने के लिए एक ईयर, एक टारगेट रखा है कि बाय द ईयर देयर विल बी नो लैंड डिग्रेडेशन। तो उस ईयर वो ईयर कौन सा होगा, यही क्वेश्चन है आपके पास। तो ऑप्शन है आपके पास 2025, ऑप्शन बी इज 2030 एंड सी इज 2035 एंड लास्ट इज 2040। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 2030। रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, जो रेड डेटा बुक एक ऐसी किताब होती है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें एक लिस्ट रहता है endangered species का, that are in the danger of being extinction in near future if not proper protection protocols are being implemented। तो अब आपको बताना है कि ये जो बुक है, जो एक लिस्ट प्रोवाइड करती है, ये कौन पब्लिश करता है? USEPA, IUCN, WWF एंड IGBP। बताइए ए बी सी या डी। And let us see what is the right answer. Option B, that's IUCN। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है, रेड डेटा बुक कंटेन्स डेटा ऑफ। आपको बताना है कि रेड डेटा बुक में किस स्पीशीज़ का रिकॉर्ड हम रखते हैं? एक्जॉटिक स्पीशीज़, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज़। ये ऊपर भी मैंने आपको बताया, तो जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आराम से क्वेश्चन का राइट आंसर कोट कीजिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट्स इंडेंजर्ड स्पीशीज। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आपको बताना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो हम उठा सकते हैं ताकि हम कंजर्व करें बायोडाइवर्सिटी। ऊपर भी हमने देखा कि देयर अकर्स 2 टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, इन सितु एंड एक्स सितु, लेकिन यहाँ पे मिक्सड दिया है। उन दोनों में से, इन सितु और एक्स सितु में मोस्ट सुटेबल कौन है इन चारों में से? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए दैट इज बायोस्फीयर रिजर्वायर्स, बी इज बॉटनिकल गार्डन, सी इज नेशनल पार्क्स एंड लास्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए दैट इज बायोस्फीयर रिजर्वायर। तो बायोस्फीयर रिजर्वायर की थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन जानते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्वायर है, ये इन सितु मोड ऑफ कंजर्वेशन में आता है। इसमें क्या होता है, ये कब वी कैन सी 1971 में इसको इंक्लूड किया गया बाय मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, इसके अंडर इसको इंक्लूड किया गया इन द इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। तो इसमें भी 3 आपको याद रखने पड़ेंगे, 3 जोन्स इसमें फर्दर आते हैं। एक तो ये जो अंदर वाला जोन होता है दैट इज़ कोर जोन, ये जो दूसरा है दैट इज़ बफर जोन, और जो लास्ट जोन है दैट इज़ मैनिपुलेशन जोन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोस्ट कंजर्व्ड एरियाज़ होते हैं। तो जो भी स्पीशीज़ होती है जी, यहाँ पे ज़्यादातर सेफ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं होता है ह्यूमंस का।
और जो होता भी है लेकिन बहुत कम फॉर रिसर्च और फॉर फोटोग्राफी उनके लिए। बायोस्फीयर जो दूसरा यहाँ पे होता है बफर जोन, इसमें भी थोड़ा थोड़ा इंटरफ्रेंस होता है ह्यूमंस का, लेकिन जो मैनिपुलेशन जोन होता है इसमें 100% मैन ये होता है इंटरफ्रेंस किन का, ह्यूमन काइंड का। तो ये आप याद रखेंगे, कोर जोन, बफर जोन एंड मैनिपुलेटिंग जोन। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया है द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। आपको बताना है कि इन फॉरेस्ट टाइप्स में से सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है। तो ऑप्शंस में पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी इज टेम्परेट फॉरेस्ट, सी इज कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड लास्ट इज आर्टिक फॉरेस्ट। तो देखिए, अगर आप ऐसी इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आर्टिक फॉरेस्ट, दैट मीन्स these forests are present in Arctic region, and we know in Arctics they are actually in our poles, and in that there is no we can say sunlight, as a result of which we experience heavy snow and precipitation over there. Because of that, the climate, the weather, the conditions are very wet, and the temperature is very down, as a result of which there exists no flora and fauna. तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं पहली, क्योंकि स्नो रहता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे नहीं पाई जाएगी। तो एलिमिनेशन मेथड के जरिए आज मैंने ये इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया है। अब आपके पास तीन ही ऑप्शंस बचते हैं, तो आप आराम से बताएंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर, ए बी सी या ए बी सी। बताइए जल्दी से। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी इज फाउंड। आपको बताना है कि इनमें से जो फॉरेस्ट्स यहाँ पे नीचे चार फॉरेस्ट्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस फॉरेस्ट टाइप में मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी पाई जाती है। ओके, ऊपर जो दिया था दैट वाज अबाउट बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे आपको प्लांट डाइवर्सिटी बतानी है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए दैट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, ऑप्शन बी इज सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट्स, सी इज टेम्परेट मॉइस्ट फॉरेस्ट एंड लास्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए, कोड कीजिए। 5 सेकंड के पास आपके पास मैं वेट करता हूँ। क्या लग रहा है आपको, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया है साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन। साइलेंट वैली कहाँ पे है? उत्तराखंड, ऑप्शन बी इज केरला, सी इज अरुणाचल प्रदेश एंड लास्ट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो बताइए क्या लग रहा है आपको, साइलेंट वैली कहाँ पे है, ए बी सी एंड डी, जल्दी से कोड कीजिए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज केरला। क्वेश्चन 15 यहाँ पे दिया है वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड इन। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है? केरला में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो बताइए क्या लग रहा है आपको, ए बी सी या डी, क्या हो सकता है, कहाँ पे है ये वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ऑप्शन सी, दैट उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे 16 यहाँ पे दिया है द रामसर कन्वेंशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ। बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं, तो अब आपको बताना है कि जो रामसर कन्वेंशन है वो किसके रिलेटेड होती है। बायोफ्यूल्स, यू नो दीज आर द फ्यूल्स दैट यू डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉरेस्ट, वेटलैंड्स या ड्राई लैंड्स। बताइए ए बी सी या डी, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ। 5 सेकंड बाद आराम से देख के क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर। इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स में आप खास बात ये याद रखेंगे, जो वेटलैंड्स होते हैं इनमें निमेटोफोर ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, ये जो सैलिन वाटर और मैरीन वाटर भी, सैलिन और फ्रेश वाटर मिक्सड। एंड आपको एक बात और जाननी पड़ेगी इसमें कि जो रामसर कन्वेंशन है ये 1971 में साइन की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया है वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। जो वेटलैंड डे है उसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन है पास आपके पास 2 फरवरी, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 2 मई एंड 2 मार्च। तो ए बी सी या डी क्या लग रहा है आपको? व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस? वेटलैंड डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 2 फरवरी। याद रखेंगे जो इस साल का जो थीम था दैट वाज वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप खुद भी देखना है, बट एज आई रिमेंबर इट इज वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन इज कार्टिंगा प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। कार्टिंगा प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है? ऑप्शन है आपके पास बायोसेफ्टी एग्रीमेंट, पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन एंड डी इज क्लाइमेट चेंज। बताइए ए बी सी या डी। ऑप्शन ए दैट इज बायोसेफ्टी एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोलर ब्लीचिंग। कोलर यू नो दैट कोलर जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक्चुअली एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है अलगी और जूजेंथेलिन के बीच। अलगी इसको फूड प्रोवाइड करता है और जो कोरल है ये इसको प्रोटेक्शन देता है। तो अब आपको बताना है कि कोरल ब्लीचिंग क्या हो। सबसे पहले कोरल ब्लीच अगर आपको पता है दैट मीन्स कि जब उनकी जो डेंसिटीज हैं वो कम हो जाए, जूजेंथेलिन जो होते हैं, तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं ये ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यही कोरल ब्लीचिंग किसकी वजह से होता है, मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर क्या है इसका? मैरीन पोल्यूशन, इंक्रीज ऑफ सैलिनिटीज ऑफ सीज, rise in normal temperature of sea water, the outbreak of disease and epidemics। तो बताइए चार ऑप्शन आपके पास, क्या लग रहा है आपको मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर क्या है कोलर ब्लीचिंग का? ए बी सी या डी? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर। सी वाटर का जो टेम्परेचर है वो राइज होना, तो उससे क्या होता है, कोलर ब्लीचिंग होती है। क्वेश्चन 20 यहाँ पे दिया है विच आर द फॉलोइंग हैव कोरल रिफ्स। आपको बताना है कि इन चारों में से किसके पास कोरल रिफ्स हैं। ऑप्शन के पास आपके पास इंडोमान एंड निकोबार, ऑप्शन बी गल्फ ऑफ कच, सी गल्फ ऑफ मैनर एंड डी इज सुंदरबंस। लेकिन यहाँ पे आपको कोड सिलेक्ट करना है 1 2 3 ओनली, 2 एंड 4 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 3 एंड 4। ये ऑप्शन आप पहले देखिए जल्दी से। तो आई होप आपने ये देखे होंगे। तो क्वेश्चन में एक बार फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। चार ऑप्शन आपके पास इंडोमान एंड निकोबार ऑप्शन 1, ऑप्शन बी इज गल्फ ऑफ कच, सी इज गल्फ ऑफ मैनर एंड लास्ट इज सुंदरबंस। तो बताइए ये ऑप्शन देख के क्या लग रहा है आपको, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 एंड 3। दैट मीन्स एक तो गल्फ ऑफ मैनर और इंडोमान एंड निकोबार। याद रखिए आप ये दोनों जगह ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, कोरल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन 21 यहाँ पे दिया है द डिकेड ऑफ 2011 टू 20, दैट मीन्स अ डिकेड इंक्लूड ए ईयर ऑफ 10 ईयर्स। तो आपको बताना है कि टाइम ऑफ 10 ईयर्स डिकेड में जो स्टार्ट हुआ 2011 से लेकर 20 तक हैज़ बीन डिजिग्नेटेड बाय यूएन एज। तो इस डिकेड को क्या यूएन ने डिजिग्नेट किया, बोला कि ये डिकेड क्या है? ऑप्शन आपके पास नेचुरल डिजास्टर डिकेड, बायोडाइवर्सिटी डिकेड, क्लाइमेट चेंज डिकेड, एनवायरनमेंट डिकेड। तो बताइए 2010 से लेकर 20 तक यूएनओ ने इस डिकेड को क्या बोला, व्हाट इज दिस डिकेड? तो ए बी सी या डी जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी डिकेड। याद रखेंगे बायोडाइवर्सिटी डिकेड इसको डिजिग्नेट किया गया था। क्वेश्चन 22 यहाँ पे दिया है इन विच ईयर बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। तो आपको बताना है कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पास किया गया। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2010
डी इज़ 2017। बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। 2002, 10, 17 बायोडायवर्सिटी एक्ट कब पास किया गया है इंडिया में, यही क्वेश्चन है, तो बताइए। तो आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2002। याद रखेंगे आप। क्वेश्चन 23 यहाँ पे दिया है, बायोडाइवर्सिटी चेंज ऑकर्स। बायोडाइवर्सिटी चेंज कहाँ से कहाँ होती है। इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर, डिक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो चलिए ये एक्सप्लेन करते हैं हम लोग आपके साथ। तो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये हम लेंगे, तो यू नो दिस मिडल इट्स कॉल्ड इक्वेटर। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये जो होता है दैट आर पोल, नॉर्थ पोल। नीचे भी यही होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड पोल, दैट इज साउदर्न पोल। यस, इस साइड जो होता है दैट इज साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो ऊपर वाला साइड है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए, सनलाइट डायरेक्ट पड़ते इक्वेटर पे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इक्वेटर पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो रेज को बहुत टाइम लगता है पहुँचने में, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो पोल्स में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत डाउन होता है। ठीक। तो जब ऊपर भी हमने एक बात की, जब टेम्परेचर डाउन होगा तो बायोडाइवर्सिटी भी कम होगी। अब ऑप्शंस में आपको समझाऊंगा। ऑप्शन ए देखते हैं पहले, इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये बोल रहा है कि अगर हम टुवर्ड्स इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ आएंगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। क्या ये पॉसिबल है, क्या लग रहा है आपको। अपनी जगह पे इसका आंसर लिखेंगे आप। दूसरा पार्ट है डिक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर। यहाँ ये डिक्रीज कम होती जा रही है जब हम इक्वेटर पे आएंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। रिमेन्स अनचेंज्ड, ये अनचेंज्ड मत रहती हैं, ये भी गलत है। इंक्रीज टुवर्ड्स पोल, जब हम यहाँ जाते हैं तो ये इंक्रीज होती है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि टेम्परेचर कम, क्योंकि यहाँ से जब हम निकलते हैं तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, तो एट लास्ट यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती है। तो अब आप बताइए क्या लग रहा है आपको। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। तो चलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर ही पढ़ते हैं आप। इट इज़ ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं ये कंटेंट आप तक पहुँचाने में। तो प्लीज़ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे अपना स्कोर भी। तो क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर हम आते हैं। अब पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन है दैट इज़ द रैपिड रेट ऑफ डिक्लाइन इन वल्चर पॉपुलेशन इज मैनी ड्यू टू। आपको पता है कि जब कहाँ पे कहीं जगह पे कोई डियर, टाइगर और एनी अदर एनिमल जो मरता है, तो फिर जो वल्चर्स हैं वो एज स्कैवेंजर्स काम करते हैं। तो फिर वो जो कुछ बचा होता है डेड बॉडी, उस पर एक्ट करते हैं, कुछ खाते हैं इसमें। लेकिन अब ये एक रिसर्च की गई है, वुलचर की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होने जा रही है, होती जा रही है। वाई दिस सो, ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, ओवर यूज ऑफ डाइक्लोफेनेक ड्रग, लो डेथ रेट ऑफ एनिमल्स, हाई डेथ रेट ऑफ एनिमल्स, क्लीनलीनेस। तो बताइए ए बी सी या डी क्या लग रहा है आपको। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कभी कभार एग्जाम्स में। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। तो आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर इस क्वेश्चन का लिखा होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओवर यूज ऑफ डाइक्लोफेनेक। जो एक ड्रग है उसका ओवर यूज करने से जो वुलचर की पॉपुलेशन वो कम होती जा रही है। क्वेश्चन नेक्स्ट 25th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके सामने ये है। एज एन इकोसिस्टम वेटलैंड्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऊपर भी हमने ये पढ़ा कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, कौन कन्वेंशन इसके रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि इंपॉर्टेंस क्या है वेटलैंड्स की एक इकोसिस्टम में। ऑप्शन आपके पास, फॉर न्यूट्रेंट रिकवरी एंड साइक्लिंग। ऑप्शन बी, फॉर रिलीजिंग हेवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स। ऑप्शन सी, इन रिड्यूसिंग सिलिटेशन ऑफ रिवर्स बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स। ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए क्या लग रहा है आपको। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, ए बी सी या डी। बताइए जल्दी से क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर इज
देखते हैं, इट इज़ ऑप्शन डी, दैट्स ऑल ऑफ द अबो। ये चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं क्योंकि वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले न्यूट्रेंट साइकिलिंग में, एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटल्स, सिलिटेशन ऑफ रिवर्स। तो ये ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 26 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ टुमारोज बायोडाइवर्सिटी इज। एक बुक लिखी गई है, तो इस बुक का जो ऑथर है आपको बताना है वो कौन है। लेकिन जो बुक का जो नाम है दैट इज़ टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी एक बुक है, तो उस ऑथर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास वंदना शिवा, वी के शर्मा, MS स्वामीनाथन एंड मेधा पाटिकर। तो बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए दैट इज वंदना शिवा इज द राइट आंसर। व्हाट डज द टर्म इंडेमिक स्पीशीज रेफर टू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सूट करता है इंडेमिक स्पीशीज को। तो अब आपको सीधे क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडेमिक स्पीशीज क्या होती है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, स्पीशीज दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी स्पीशीज हैं जो इंडेंजर स्पीशीज होती हैं, जो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो तैयार है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए इन नियर फ्यूचर। ऑप्शन बी, स्पीशीज दैट माइग्रेट सीजनल, या ऐसी स्पीशीज हैं जो किसी खास सीजन में माइग्रेट करते हैं। या ऑप्शन सी, स्पीशीज दैट आर नेटिव टू ए स्पेसिफिक एरिया एंड फाउंड एल्सवेयर नाउ हियर। तो एक ऐसी स्पीशीज़ जो एक ही जगह पे आपको मिलेगी, बाकी किसी जगह पे नहीं मिलेगी आपको, तो क्या वो इंडेमिक स्पीशीज़ कहलाती है। या लास्ट ऑप्शन दिया है दैट इज स्पीशीज़ दैट हैव अ वाइड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, या ऐसी स्पीशीज़ जो हर जगह पे पाई जाती हैं। तो बताइए अब क्या लग रहा है आपको, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, ABC या डी। आराम से देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पीशीज दैट आर नेटिव टू ए स्पेसिफिक रीजन एंड फाउंड नाउ हियर एल्स। तो एक ऐसी स्पीशीज़ है जो खास एक ही जगह पे पाई जाएगी, आप इसको कहीं और जगह नहीं देखोगे। तो इंडेमिक स्पीशीज़ एक खास हैबिटेट, एक खास एरिया में पाई जाती है। क्वेश्चन 28 यहाँ पे दिया है। ऊपर भी इंट्रोडक्शन में ये क्वेश्चन आ चुका है पहली जब हमने स्टार्ट किया ये वीडियो। विच द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आपको ये ईजिली आएगा। तो आपको बताना है कि इनमें से लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन नहीं है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, और जो लास्ट डी ऑप्शन दिया है दैट इज बायोडाइवर्सिटी पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। तो बताइए नॉट, आपको बताया नॉट का ख्याल रखेंगे आप एग्जाम में भी, यहाँ पे भी। तो बताइए क्या लग रहा है आपको, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी दैट इज पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। क्वेश्चन 29 यहाँ पे दिया है। विच बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो टेम्परेचर, पेरमाफ्रोस्ट एंड लिमिटेड वेजिटेशन। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बायोम है जहाँ पे बहुत टेम्परेचर कम देखने को मिलता है, फ्रूस्ट कंडीशंस होते हैं, और वेजिटेशन भी बहुत कम होती है। देखिए डेजर्ट तो नहीं होगा, ग्रासलैंड, ऑप्शन बी टुंड्रा, सीज प्रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं दैट इज ऑप्शन बी दैट इज टुंड्रा। तो याद रखें टुंड्रा बायोम। देखिए यहाँ पे एक टर्म आई दैट इज पेरमाफ्रोस्ट। पेरमाफ्रोस्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर कंजिक्यूटिवली 2 ईयर तक स्नो रहे। तो जो ऐसी सरफेस जो कवर्ड रहे बाय स्नो फॉर अबाउट कंजिक्यूटिवली फॉर अबाउट 2 ईयर्स, तो उसको हम पेरमाफ्रोस्ट कहते हैं। क्वेश्चन 30 यहाँ पे दिया है। व्हाट इज द टर्म कीस्टोन स्पीशीज रेफर टू एन इन एन इकोसिस्टम। आपको बताना है कि एक इकोसिस्टम में कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है। कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है इकोसिस्टम में। ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए दैट इज स्पीशीज दैट आर एक्सट्रीमली रेयर एंड इंडेंजर्ड। ऐसी स्पीशीज जो बहुत ही रेयर और इंडेंजर्ड हो। ऑप्शन बी, स्पीशीज दैट आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, या ऐसी स्पीशीज जो फूड चेन के टॉप पे हो। ऑप्शन सी, स्पीशीज दैट आर डिसप्रपोर्शनली लार्ज इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ऐसी स्पीशीज जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। एंड लास्ट इज स्पीशीज दैट आर फाउंड ओनली इन फॉरेस्ट। ऐसी स्पीशीज जो फॉरेस्ट में ही पाई जाए।
तो बताइए क्या लग रहा है आपको, ए बी सी या डी? 5 सेकंड आपके पास, आराम से देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पीशीज दैट हैव डिसप्रपोर्शनलिटी लार्ज। तो याद रखेंगे डोमिनेंट स्पीशीज ऐसी स्पीशीज है, ऐसी किस में स्पीशीज डोमिनेंट स्पीशीज होती है, ऐसी स्पीशीज जिन स्पीशीज से कोई इम्पैक्ट पड़े ऑन अनदर स्पीशीज। वी कैन से कि एक ऐसी स्पीशीज, लाइक एग्जांपल अगर हम लेंगे एक फॉरेस्ट में जो लायन होता है, दैट इज कॉल्ड किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो ऐसी कि वो एक की स्टोन स्पीशीज होती है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे दिया है, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट टू द करंट रैपिड डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी। तो जो अभी हो रहा है कि रैपिडली बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लाइनिंग, तो कौन सा ऐसा रीज़न है? नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी हंटिंग एंड पोचिंग, लास्ट इज ओवर पॉपुलेशन ऑफ सर्टन स्पीशीज। तो जल्दी से बताइए ए बी सी या डी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का जो मेन पर्पज है वो क्या होता है? एरिया विद द हाइस्ट नंबर ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज, रीजन्स विथ द हाइस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड हाइस्ट थ्रेट ऑफ हैबिटेट लॉस, एरिया विथ लोवेस्ट बायोडाइवर्सिटी, प्लेसेस वेयर न्यू स्पीशीज आर मोस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व। बताइए ए बी सी या डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के आंसर कीजिए। ऑप्शन बी, दैट इज रीजनस, जहाँ पे हाइस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी भी हो और हाइस्ट थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो। क्वेश्चन 33, व्हाट इज द टर्म फॉर द कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ ए स्पीशीज? ऐसी स्पीशीज जो डिसअपियर हो, वो कभी नहीं आएगी इस अर्थ पे, तो कौन सी टर्म इसके लिए हम यूज़ करते हैं? दैट इज ऑप्शन ए एक्सटिंक्शन, एक्सटर्मिनेशन, एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन। बताइए ए बी सी या डी। तो जल्दी से बताइए ए बी सी या डी क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए विल बी राइट एंड दैट इज एक्सटिंक्शन। व्हाट इज द टर्म फॉर द वेराइटी ऑफ जीन्स? यहाँ पे वेराइटी ऑफ जीन्स विथ इन स्पीशीज, कौन सी डाइवर्सिटी है वो? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बताइए ए बी सी या डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। हाउ डज बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम रिसाइलेंस? तो बायोडाइवर्सिटी कैसे कंट्रीब्यूट करती है इकोसिस्टम रिसाइलेंस को? बाय रिड्यूसिंग स्पीशीज इंटरेक्शन, बाय डिक्रीजिंग हैबिटेट वेरिएबिलिटी, बाय इंक्रीजिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, बाय लिमिटिंग स्पीशीज एंड एडाप्टेशन। बताइए ए बी सी या डी। आराम से देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर कोड कीजिए। ऑप्शन सी, दैट इज बाय increasing ecosystem stability. Which of the following is an example of indirect value provided by forest? जो indirect value है वो हम biodiversity हमें provide करती है, वो उनमें से कौन सा ऐसा है? टेम्पर प्रोडक्शन, क्लाइमेट रेगुलेशन, मेडिसिनल रिसोर्स या सॉइल फर्टिलिटी। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। What is the term for the process of movement and exchange of genes between population of the same species? मूवमेंट और एक्सचेंज होना जीनस का एक पॉपुलेशन में विथ इन सेम स्पीशीज, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक डिफरेंशिएशन, जीन फ्लो या जेनेटिक बोटलनेकिंग। बताइए ए बी सी या डी क्या लग रहा है आपको? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जीन फ्लो। क्वेश्चन 38 इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और 39 का भी। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। विच इकोलॉजिकल कंसेप्ट रेफर्स टू वेराइटी ऑफ निशेस, ट्रॉपिकल लेवल्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस विद इन एन इकोसिस्टम? ऑप्शन आपके पास इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल निश। इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। 39 क्वेश्चन का भी इसका मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द फिनोमेना ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन? ऑप्शन है आपके पास ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन या डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन 40th लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस वेयर स्पीशीज ड्यू टू एनवायरमेंट चेंजेस ग्रेजुअली लूज देयर एडाप्टेशंस? ऑप्शन आपके पास एक्सटिंक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, स्पीसीएशन, एवोल्यूशनरी रिवर्सल। बताइए ए बी सी या डी। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि उस प्रोसेस का उस क्या नाम देते हैं हम जब स्पीशीज़ एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से अपनी जो एडाप्टेशन है वो खो देती है? ए बी सी या डी क्या लग रहा है आपको? एक्सटिंक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, स्पीसीएशन, एवोल्यूशनरी रिवर्सल।
तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एवोल्यूशनरी रिवर्सल। तो ये कुछ 40 MCQs, इसमें 2-3 MCQs आपको कमेंट सेक्शन में उनका आंसर भी बताना है। और कमेंट कीजिए आपने कितना स्कोर किया इसमें से, ये 40 क्वेश्चंस में आपको कितने आए, तो उस हिसाब से भी आपको अपनी जो लेवल है वो पता चलेगी और रिवीजन भी होगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप लोग कि आपने 40 में से कितने करेक्ट किए, और नेक्स्ट वीडियो आप पे किस पे देखना चाहेंगे, कौन सा टॉपिक हम उठाएंगे, वो भी आप नीचे मेंशन करेंगे। बाकी वीडियो को जैसे शेयर करना था अपने दोस्तों के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में। तो वी होप यू आल्सो सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।